हेलो एंड वेलकम टू वन ऑन साइंस। तो बच्चों आज है क्वेश्चन एंड आंसर वर्क पावर एनर्जी के। तो वर्क पावर एनर्जी क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। लो, हाँ बिल्कुल बोलते हैं, देखते हैं कैसे बोलते हैं। फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑन एन बॉडी। ओके, फोर्स लग रहा है कितना, 7 न्यूटन का, अच्छी बात है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना, 8 मीटर। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब थीटा हो गया 0, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस। वर्क डन क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। थीटा हो गया 0 तो कॉस 0 हो गया 1, तो एफ इंटू डी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लग रहे थे। तो कितना दे रखा है इसमें, फोर्स 7, ये 8, ये जाएगा 56 क्या जूल, क्या जूल। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, वर्क इज डन हम कब कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। तो उसमें दो कंडीशन होती है। फर्स्ट तो फोर्स अप्लाई होना चाहिए, नंबर 1 तो फोर्स होना चाहिए, नंबर 2 होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में, यदि फोर्स की डायरेक्शन में होगा तो ये वर्क होगा अपना पॉजिटिव, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वर्क होगा नेगेटिव, और परपेंडिकुलर हुआ तो वर्क होगा 0। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यदि सेम डायरेक्शन लग रहे हैं तो डायरेक्ट फॉर्मुला क्या होता है वर्क का फॉर्मुला एफ इंटू डी। एफ इंटू डी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एफ इंटू एस, यदि डिस्प्लेसमेंट को एस लिया है तो एफ इंटू एस लिख सकते हैं। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क लिखो पहले, वर्क क्या होता है एफ इंटू डी। तो 1 जूल का होगा, ये दोनों 1 1 लिख दो इनको, दोनों 1 1। दूसरा ऐसा केस में बना देना, सर एक को 1/2 एक को 2 कर दो तो भी बन जाएगा, नहीं दोनों 1 होंगे। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और जिसकी वजह से वो 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, तो अपन कहेंगे कि 1 जूल वर्क हुआ है। क्यों, क्योंकि यदि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ 1 मीटर, तो इसकी वजह से जो वर्क आएगा वो आएगा 1 जूल। ये हो गया। नेक्स्ट, ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए फ्लो। अच्छा, बैल है, बैलगाड़ी है और पीछे हल लगा हुआ है, हल हल जानते हो, खेत खेत में काम आता है हल, और जिसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है कितना 140 न्यूटन। अच्छी बात है, इतना फोर्स लग रहा है। तो द फील्ड बीइंग फ्लोड इज 15 मीटर लॉन्ग। तो जो फील्ड फ्लो किया जाता है उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो 15 मीटर है। हाउ मच वर्क इन डन, फ्लोइंग के दौरान कितना वर्क डन हुआ होगा, तो वर्क डन एफ इंटू डी हुआ होगा। फोर्स कितना है 140 इंटू डी कितना है 15, दोनों को करोगे मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आएगा 2100 जूल। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज टर्म मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। देखो मैकेनिकल एनर्जी में एक्चुअली में दो एनर्जी आती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये दोनों एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। इसको काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी हुई ना। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस मैकेनिकल एनर्जी, हर मूविंग ऑब्जेक्ट के बाद मैकेनिकल एनर्जी होती है। और मूवमेंट की वजह से मतलब इसकी वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, क्योंकि ये वेलोसिटी की वजह से है ना, ये एनर्जी किस वजह से, वेलोसिटी की वजह से ज़्यादा, वेलोसिटी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक्सप्रेशन लिखना वो मैंने पहले लिख दिया, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, वर्क डन निकालना हो तो वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वजह से हाफ एम वी स्क्वायर, नीचे हो गई हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ से इसका जो फॉर्मूला निकलता है हाफ एम, तो कॉमन ले लिया मैंने, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है तो यहाँ से जो वर्क आता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी इतना 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है बच्चों 25 जूल। व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। यदि वेलोसिटी डबल कर दी जाए, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड कर दी जाए, तो व्हाट विल द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इट्स वेलोसिटी इनकी 3 टाइम्स। अच्छा, यदि डबल कर दी जाए और एक केस में ट्रिपल कर दी जाए, यानी कि 5 इंटू 3 यानी कि 50 मीटर पर सेकंड कर दी जाए, तो पूछा है आपसे इन दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, फॉर्मुला लगाते हैं पहले। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है 25 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में कितनी है 25, जो वेलोसिटी है अपनी, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इसमें 5 है। ओके, फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकंड केस में पूछा है बच्चों काइनेटिक एनर्जी के बारे में, जब वेलोसिटी कितनी कर दिया है, डबल 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 डबल, यानी कि 10 कर दिया है। 10 को 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर लिख लूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 2 का होल स्क्वायर होता है 4, तो 4 मैंने निकालिए बाहर और इसको लिख दिया हाफ एम 5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पता है आपको, इस वाली पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू पता है ना, यहाँ से ये कितनी है 25 है ना इसकी वैल्यू, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है 25 को, तो ये हो जाएगी 100 जूल। यदि डबल करोगे तो हो जाएगी 100। अब करना है आपको ट्रिपल, ट्रिपल करने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ये हो जाएगा ना 3 इंटू 5। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इंटू 5 का स्क्वायर अंदर रहने दो, 9 को बाहर निकालो, बाहर ले जाओ, सब सीधा ले जाओ और इसको मल्टीप्लाई कर दो हाफ एम 5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताया आपको पहले से, पता है ना कितनी 25, तो 9 इंटू 25 कर दो, ये हो जाएगा 225 जूल, 225 जूल। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पावर। पावर क्या होती है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी।
क्या होती है पावर? पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और इसका जो फॉर्मूला होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन किया गया है W और उस वर्क डन करने में टाइम लगा है T, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर, इज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब समझ लो ना, कौन कितनी जल्दी काम कर रहा है। यदि टाइम कम लगेगा किसी को काम करने में, यदि टाइम कम लिया किसी ने, तो इसका मतलब पावर उसकी ज़्यादा है। यदि कोई काम करने में, सेम काम करने में टाइम लगाता है कम, तो पावर होती है ज़्यादा। यदि कोई सेम काम करने में टाइम लगा लेता है ज़्यादा, तो उसकी पावर होती है कम। डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, 1 वाट करना है इसको, दोनों कितना होना चाहिए 1 1। तो यदि 1 जूल काम करने में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, यदि कोई 1 सेकंड में 1 जूल काम करता है, तो इसकी पावर होती है 1 वाट। 1 वाट, क्योंकि वाट क्या होता है? वाट इक्वल टू जूल पर सेकंड। वाट जूल पर सेकंड होता है, तो यहाँ पे यूनिट एडिशन जूल पर सेकंड को प्यार से वाट बुलाया जाता है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें डेफिनेशन, व्हाट इज क्लेम टू पोसेस पावर ऑफ 1 वाट इफ इट वर्क्स एट स्पीड ऑफ 1 जूल इन 1 सेकंड। ओके, ये क्या है? इफ इट वर्क्स एट, यदि ये कैसे वर्क करता है कि 1 जूल काम 1 सेकंड में कर लेता है, तब इसकी पावर होती है 1 जूल पर सेकंड, यानी कि 1 वाट। क्वेश्चन नंबर 11, ए लैम्प कंज्यूम इतने जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकंड, व्हाट इज इट्स पावर। एक लैम्प है वो कंज्यूम करता है इतने जूल की इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी कितनी है? 1000 जूल। और कितने सेकंड में करता है कंज्यूम? 10 सेकंड में। तो पूछता है व्हाट इज इट्स पावर, तो पावर कितना होता है? W/T। एनर्जी कंज्यूम कर रहा है मतलब वर्क रेट, वर्क क्या है? वर्क क्या है इसका? 1000 जूल ही होगा। E/T भी लगा सकते हो, फॉर्मूला एक ही बात है। तो यहाँ से पावर जो आएगी 100 जूल पर सेकंड, यानी कि 100 वाट। लगे ना वाट। डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाती थी ना। तो ऐसे ही एवरेज जो पावर होती है, एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज पावर जो होती है टोटल वर्क डन अपन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल वर्क डन अपन टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज पावर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होता है? लुक एट द एक्टिविटी लिस्टेड लो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क डन इन द लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म ऑफ वर्क। अब आपको ये सारी चीज़ों को देखना है और बताना है इनमें से किसमें वर्क हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। देखो, सुमा इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। यदि कोई पॉन्ड में स्विमिंग करेगा तो वो पानी पे पीछे की साइड फोर्स लगाता है, इसके पानी पे आगे की साइड फोर्स लगाता है, आगे की साइड फोर्स लगा रहा है पानी, और डिस्प्लेसमेंट भी उसका आगे हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। ये अपना प्यारा डोंकी, गधा लो तुम्हारी बात नहीं हो रही, ये डोंकी है, तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं हो रही। ये लोड कैरी कर रहा है, लोड की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की साइड लगेगा। ठीक है, वेट जो भी वेट होगा उसका mg मान लेते हैं। और ये मूव कर रहा है आगे की डायरेक्शन में, तो इसका फोर्स तो इस डायरेक्शन में, मूवमेंट इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब बेचारा गधा इतना काम कर रहा है पर उसका वर्क डन आ रहा है 0, क्योंकि F × D × cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो F × D × 0 यानी कि 0 वर्क डन। ए विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। विंड मिल एक वाटर लिफ्ट कर रही है पानी से, तो यदि वो पानी को लिफ्ट कर रही है तो पानी पे ऐसे फोर्स लगा रही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क बिल्कुल हो रहा है। ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस होने के दौरान इनमें से कोई फोर्स आपको बताएगा जो फोर्स लगता हो? नहीं पता। चलो फोर्स लगता भी होगा तो लगने, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन होगा 0। इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। कोई इंजन, ये इंजन है, ये इंजन क्या है? इंजन एक इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है, ये पीछे ट्रेन को पुल कर रहा है। तो ट्रेन को पुल करने के लिए इसको आगे की डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, और इसकी वजह से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब वर्क तो हो रहा है यहाँ पे। फूड ग्रेन आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। फूड ग्रेन को सन में ड्राई किया जाता है, तो यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फूड ग्रेन का? नहीं, इसका मतलब वर्क कितना इधर 0। सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड मिल की वजह से सेल बोट मूव कर रही है, बिल्कुल सेल बोट यदि मूव कर रही है तो इसमें फोर्स लग रहा है, और फोर्स की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, दोनों चीज़ें यहाँ पे वर्क हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव इन द कर्व पाथ। ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसको ऐसे फेंका गया और इसकी ऐसे ग्राउंड पर थोड़ी देर बाद आ जाएगा, ऐसा कुछ सिनेरियो दे रखा है। ठीक है, अब पूछा है द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लाइक इन द हॉरिजॉन्टल। जैसे कि यहाँ से कोई पत्थर फेंका और वापस इस ग्राउंड पे आके गिर गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, इससे फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगेगा? ऐसे लगता जाएगा, हर जगह ऐसे ही लगेगा, नीचे लगेगा, हर जगह नीचे। तो बोला फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लग रहा है इधर, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं। इसका मतलब F इन W इक्वल टू F/S cos 90। फोर्स कितना भी लगे, एस कितना भी लगे, जब cos 90 आ गया तो 0 कर देगा सबको, यानी कि वर्क डन हो गया 0। बट आपको NCERT में जो समझाया गया है उस तरह से समझाया गया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? mgh W इक्वल टू mgh। ओके, तो एच होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ हाइट होनी चाहिए। मतलब यदि इस जगह पे वर्क डन पूछता तो होता, बट इस जगह पे आ गया, इसका मतलब इस ग्राउंड से हाइट कितनी होगी उसकी 0, तो इस डायरेक्शन में फोर्स हो गया 0। ये भी सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। mgh ही बताया ना फॉर्मूला, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला कितना mgh बताया था। यदि इनिशियल और फाइनल पोजीशन यदि ग्राउंड पर ही है मतलब एच हो गया 0, यदि एच 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ए बैटरी लाइट्स ए बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। एक बैटरी है जिसकी वजह से बल्ब जल रहा है। ओके, ये बल्ब है अपना, ये ग्लो कर रहा है, ग्लो।
ये ग्लो कर रहा है, तो ये बताओ इसमें कौन कौन से एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। सबसे पहले तो बैटरी के पास होती है केमिकल एनर्जी, केमिकल के फॉर्म में एनर्जी होती है। ये केमिकल एनर्जी पहले तो चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी तो इसको सप्लाई दे पाएगा बल्ब को। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। अब बल्ब क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि लाइट एनर्जी प्लस हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो लाइट प्लस हीट निकलती है। तो देखो ये कन्वर्जन होगा। सबसे पहले केमिकल एनर्जी चेंज हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बैटरी के अंदर, फिर इसने बल्ब को एनर्जी दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो बल्ब ने क्या किया, उसको लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन ए 20 kg मास चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम इतने टू इतने, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से वर्क डन आएगा हाफ एम, फाइनल वेलोसिटी 2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 का स्क्वायर। यहाँ से वर्क डन आएगा हाफ एम कितना देगा 20, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 4 - 25, ठीक है, हाफ इंटू 20 इंटू -21। यहाँ से जो वर्क डन आया -210 जूल। अब मुझे ये बताओ ये माइनस में क्यों आया, माइनस में क्यों आया, माइनस में इसलिए आया क्योंकि इस वर्क ने इसकी स्पीड क्या कर दी थी, स्लो। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स कुछ ऐसा हुआ जैसे ये कोई कार है, ये आगे की साइड चल रही थी, तेजी चल रही थी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड थी, बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब इसमें कोई फोर्स ऐसा लग रहा है जो पीछे की साइड लग रहा है, तभी तो इसकी स्पीड कम होगी। माना कि वो फ्रिक्शन फोर्स था, तो ये फ्रिक्शन फोर्स मान के चल सकते हैं इसको। यदि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वजह से तो वेलोसिटी कम होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स या फिर कोई और दूसरा फोर्स यानी कि उसने ब्रेक अप्लाई कर दी, इसकी वजह से भी स्पीड कम हो सकती है। तो कुछ भी फोर्स हो बट वो अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है इसकी वेलोसिटी। यदि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन इस डायरेक्शन लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट किधर था, इधर था, तो दोनों एक दूसरे क्या थे, अपोजिट। तो इसलिए वर्क डन क्या आना चाहिए था, नेगेटिव। तो वर्क नेगेटिव आया। ये बात अच्छी बात लगी ना, अच्छी लगी ना ये बात आपको, बिल्कुल। ए मास ऑफ 10 kg इज एट पॉइंट ए ऑन द टेबल। 10 kg का मास है जो कि टेबल पे रखा हुआ है 10 kg। इट इज मूव टू ए पॉइंट बी इफ लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल। अभी क्या करा इसने, टेबल पे रखा हुआ है 10 kg का है, और इसने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ये गया, ए से बी की तरफ ये गया। व्हाट इज वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सप्लेन योर आंसर। तो बच्चों इसमें भी सेम क्वेश्चन जो अभी पहले पूछा गया था वैसे ही होगा। फोर्स ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन निकालना है, तो mg h, पर इसने h यानी कि कोई हाइट में तो चेंज आया नहीं। यदि हाइट में चेंज नहीं आया बच्चों, यदि हाइट में चेंज नहीं आया यानी कि h हो गया 0। यदि h 0 हो गया तो यहाँ से वर्क कितना हो गया 0, वर्क कितना हो गया 0। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आई, नहीं आई बच्चों, नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, वर्क डन हो गया यहाँ पे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली। एक पोटेंशियल एनर्जी है किसी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करती है, नहीं बिल्कुल नहीं करती। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है कंजर्व्ड है, क्योंकि वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यदि यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी नीचे जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी में मतलब इस वाली जगह पाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो मतलब ये दोनों तब भी कंजर्व रहेंगी, टोटल एनर्जी तो तब भी कंजर्व रहेगी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डेट अगर व्हेन यू आर राइडिंग ए बाईसाइकिल। यदि आप एक साइकिल पर चल रहे हो बच्चों, साइकिल पर चल रहे हो और साइकिल पर चलने के बाद आपकी जो एनर्जी है वो किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। सबसे पहले तो आपने लगाई मस्कुलर, पॉपुलर मस्कुलर एनर्जी लगाई, और मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई। बताओ मस्कुलर एनर्जी वैसे क्या आया, यहाँ पे वेलोसिटी आई ना, वेलोसिटी। तो मस्कुलर एनर्जी ने क्या किया, मस्कुलर एनर्जी ने उसको कन्वर्ट किया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, प्लस हीट प्रोड्यूस भी होगी वहाँ पे। क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। साइकिल चलाते चलाते आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद आपको क्या था परसेप्शन, यानी कि पसीना आ जाता है आपको यार, पसीना आ जाता है, यानी हीट एनर्जी वहाँ पे होगी ना, कुछ ना कुछ इसी वजह से आ जाता है। दूसरी बात फ्रिक्शन फोर्स की वजह से भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और हीट एनर्जी मिलेगी। अच्छा एक चीज़ और मैं पूछता हूँ बच्चों आपको, यदि ये साइकिल ऐसे प्लेन पे चला रहा है, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पर, कहीं रोड होती है ना ऐसे इंक्लाइन होती है, तो बच्चों इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, वो भी होगी ना। इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है तो इसकी जैसे इस वाले पॉइंट से स्टार्ट किया, इस वाले पॉइंट तक गया, यानी कि एच हाइट तक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 20, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश ए ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव, वेयर इज योर एनर्जी स्पेंड। अच्छा आप क्या करते हो, एक भारी भरकम रॉक को धक्का लगा के आपने सोचा मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही हूँ इस दुनिया का सृष्टि का पालनहार, तो आपने क्या किया, एक रॉक को मूव करने की कोशिश करी, बट आपको पता चला रॉक तो मूव नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपकी एनर्जी कहाँ गई, एक तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई आपके शरीर में, हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। आपने मस्कुलर फोर्स लगाया तो मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफर होगी हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से बॉडी आपने देखा होगा कि पसीना आने लग जाता है, पसीना क्यों आने लग जाता है, क्योंकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। तो इसका मतलब एनर्जी वेस्ट हो गई ना, वेस्ट हो गई मतलब यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो पाया ना। वर्क कब होता, फोर्स तो लगाया आपने, अच्छी बात है, वर्क कोई डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा, रॉक का नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क आपका जीरो हो गया, तो आपकी एनर्जी कहाँ गई, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 71, सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, किसी हाउस होल्ड ने इतनी एनर्जी कंज्यूम करी, हाउ मच एनर्जी इज इन जूल, ये एनर्जी जूल में कितनी होगी। अच्छा एनर्जी कितनी है 250 जूल, 250 यूनिट्स, और यूनिट्स एक यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, यानी कि जो अपने को एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है 250 किलोवाट आवर, 250 किलोवाट आवर। अच्छा 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर कितना होता है, मैंने आपको ये बताया था पर मैं वापस बता देता हूँ। किलो का मतलब होता है 1000 वाट, मतलब 1000 वाट, और आर को चेंज करोगे तो वो आता है 60 × 60 क्या सेकेंड, 1000
इंटू 3600 वॉट सेकंड, और वॉट सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल, जूल बोलते हैं। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये होता है 1 किलोवाट आवर। तो यहाँ से एनर्जी निकालोगे, किलोवाट आवर की जगह लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये जूल में एनर्जी आ गई टोटल। और ये वैल्यू है कितनी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 10⁸ जूल, 9 इंटू 10⁸ जूल। क्वेश्चन नंबर 22, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना, मास कितना है 40 kg, इज रेज टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, 5 मीटर ग्राउंड से ऊपर इसको उठाया जाता है। ओके, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पे आगे। इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे। तो सबसे पहले तो ये बताओ इस पॉइंट पे आगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh मास कितना है इसका 40, जी कितना मान लो 10, h कितना 5 मीटर, यहाँ से आएगी 2000 जूल। ओके, अभी पूछ रहा है कि हाफ वे पर इसकी स्पीड कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सॉरी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया, इस जगह से इस जगह तक आ गया, यानी कि अब इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट ग्राउंड से 2.5 रहेगी ना आधी। तो अब बताओ इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पॉइंट पर mgh हो जाएगी, और m कितना है 40, g कितना है 10, और हाइट होगी इसकी 2.5। तो अब ये एनर्जी हो गई 1000 जूल, 1000 जूल। अच्छा, पर अपन को तो पता है, चीज़ पता है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है, जितनी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे थी उतनी यहाँ पे होगी। तो इस वाले पॉइंट पे तो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी थी, क्योंकि ये यहाँ पे मूव नहीं कर रहा था, यहाँ पे रखा हुआ था। यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, इसको 0.1 मान लेता हूँ और इसको 0.2, मैकेनिकल एनर्जी एट 0.1 इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट 0.2। तो इस 0.1 पे तो मैकेनिकल सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, तो ये तो हो गई इतनी। और जो 0.2 है वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी एक तो होगी पोटेंशियल एनर्जी, प्लस होगी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो 1000 है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 2000 माइनस 1000, यानी 1000 जूल। आगे बात समझ में, आगे बात है समझ में। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताओ, कोई दूसरा तरीका भी है जिससे इस जगह पे आप मैकेनिकल एनर्जी निकाल सकते हो, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। किसी तरह से इस जगह पे वेलोसिटी आ जाए, इस जगह पे वेलोसिटी आ जाए पॉइंट नंबर 2 पे, तब भी तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो कैसे आ सकती है, इस जगह पे वेलोसिटी कैसे आ सकती है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। u इस जगह से ये नीचे आ रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, v² निकालना है अपने को 2, ये कितना है नीचे की डायरेक्शन लग रहा है ना, तो हो जाएगा नेगेटिव, और एस यानी डिस्प्लेसमेंट। यदि हाफ वे चल के आया तो ऊपर से भी कितनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस भी 2.5 है, नीचे से 2, तो इसकी जगह रख दो 2.5 पर माइनस में क्योंकि नीचे आ रहा है। तो इसको जब कैलकुलेट कर लोगे बच्चों तो v² आएगा अपना 5 0, v² इक्वल टू 50 आ जाएगा, v² इक्वल टू 50 आ गया ना। अब v² डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, m कितना है 40 और v² डायरेक्ट कितना है 50, यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी वैल्यू आएगी 1000। कोई दिक्कत, तो दोनों चीज़ से निकाल लिया, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कैलकुलेट कर दिया, दूसरा इस जगह पे स्पीड निकाल के भी कैलकुलेट कर दिया। आपको कोई चाउच तो नहीं है, चाउच नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ। ओके, एक सैटेलाइट है, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे लग रहा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है बच्चों, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस पर कैसे लग रहा होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऐसे लग रहा होगा, जबकि इसका मूवमेंट किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल रहेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि ये फोर्स और ये मूवमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यदि परपेंडिकुलर यानी कि cos 90 वहाँ पे हो जाएगा, तो फोर्स यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, क्या किसी फोर्स की एब्सेंस में भी वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या, किसी कोई फोर्स नहीं लग रहा हो तो वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या, बताओ ऐसा हो सकता है क्या। डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर, बताओ कि ये क्वेश्चन पूरा दे रखा है कि ये आप अपने टीचर और फ्रेंड से डिस्कस करो, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या यदि उस पर फोर्स लग रहा हो तब भी। कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई फोर्स नहीं लग रहा तब भी क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या। याद करो एक चीज़, यदि कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहेगी, रेस्ट पे तो रेस्ट में रहेगी, जब तक इस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगी। तो जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, क्योंकि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहेगा, तो ये मोशन में था और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और इस पर कोई फोर्स कितना है 0, ये फोर्स लग भी रहा है तो बैलेंस है, जितना इधर लग रहा है उतना इधर, तो नेट फोर्स तो तब भी 0 है, इस पर नेट फोर्स 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव तो कर रहा है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट तो होगा। तो ये केस है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। याद करना न्यूटन का कौन सा लॉ है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ए पर्सन होल्ड ए बंडल ऑफ hay, कि ये पर्सन है इसने अपने सर पे कोई गठरी रख रखी है फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड, 30 मिनट तक ये रख के खड़ा रहा और ये टायर्ड हो गया। बताओ हैज़ ही डन सम वर्क और नॉट। इसने देखो सिर्फ ये बोला है कि इसने बंडल की गठरी रख रखी है और इसको लेके चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसने ये भी नहीं बोला, यानी कि इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है बच्चों। तो एफ क्या होता है, वर्क क्या होता है, एफ एस कॉस
90 इस केस में क्यों होगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट भले इसका इधर हो रहा हो या इधर हो रहा हो, तो दोनों बीच में एंगल तो 90, यानी कि ये हो जाएगा 0। पर इस केस में तो इसने डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बता रखा कि वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी 0 मान सकते हो, तब भी वर्क हो जाएगा 0। सिर्फ इस पर एक चीज़ लग रही है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होता तब भी वर्क डन 0 होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड इतना, इलेक्ट्रिक हीटर की जो रेटिंग है वो इतनी है, यानी कि पावर दे रखी है आपको, पावर। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, 10 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। तो जो पावर होती है एनर्जी बाई टी, यहाँ पे W/T, पावर दे रखी है इतनी, एनर्जी कंज्यूम पूछा है, टाइम है 10 आवर, जूल में निकालना है आपको, तो एनर्जी आएगी आपकी ये इंटू ये, पर इसकी यूनिट क्या है, वॉट इंटू आर। वॉट इंटू आर नहीं चाहिए अपने, वॉट इंटू सेकंड चाहिए, क्योंकि वॉट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल। तो इस आर को कन्वर्ट कर लो सेकंड में, 1500 इंटू 10 इंटू 60, इसको जो कैलकुलेट करोगे बच्चों, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी बच्चों, वही क्या आएगी, वही आएगी जूल में। या फिर किलोवाट आवर में भी निकाल सकते हो इस पावर को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 15 से वो किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 1500 को यदि किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहोगे, वॉट को किलोवाट में चेंज करना हो तो 1000 पे डिवाइड कर दो, इसको 10 आवर ही रहने दो, तो इससे पी आ जाएगा, ये 3 है ना, तो 1.5 इंटू 10 यानी कि 15 किलोवाट आवर। ऐसे भी कर सकते हो, तो इसको जूल में भी निकाल सकते हो, किलोवाट आवर में भी निकाल सकते हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bow of one side, allow it to oscillate. Why does the eventually come to rest? What happen to its energy eventually? Is it violate the law of conservation of energy? एक पेंडुलम है बच्चों, ये पेंडुलम है, ये आपने आपको इसको यहाँ तक ले गए और इसको यहाँ से छोड़ दिया, तो बताओ इसमें एनर्जी चेंज कैसे होता है। ऐसे यहाँ पे ले गए इस जगह पे, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे ले गए, इस जगह से मैक्सिमम हाइट पे ले गए एच। अब क्या हुआ, इस जगह पे तो वेलोसिटी 0 होगी मैक्सिमम हाइट पे, ओके, तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। फिर यहाँ से मूव करता हुआ आता है इधर, मतलब मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे अब एच हमेशा रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अपन ने इस मीन पोजीशन को रेफरेंस लिया है, तो यहाँ पर मीन पोजीशन पे आती है एच कितना हो गया 0, तो यहाँ पे सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इस वाली पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। उसके बाद ये फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो फिर एच आ गया, यानी कि इस डायरेक्शन में फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और इस वाले पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगी, यानी कि एंड पोजीशंस पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, और मीन पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे, एकदम मीन पोजीशन पे, और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होगी, दोनों एंड पे, ओके। पर ये पूछ रहे हैं कि ठीक है ये एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, तो ये हमेशा ऐसे मूव करता रहना चाहिए था, पर ये रुक कर जाता है, क्योंकि बच्चों इस पर लगता है एयर फोर्स, एयर ड्रैग लगेगा, तो ये इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करता जाएगा, यानी कि पहले ये एच हाइट तक गया ना, उसके बाद ये दूसरी बार में, क्योंकि इस पर एयर का ड्रैग लग रहा है, तो अब ये सिर्फ इस जगह तक जाएगा, अगली बार सिर्फ इस जगह तक पहुँच पाएगा, क्योंकि एयर का ड्रैग लग रहा है, इसके बाद ऐसे, उसके बाद एंड में आके एकदम रुक जाएगा। An object of mass m is moving with velocity v. एक ऑब्जेक्ट है, how much work should be done on this object in order to bring the object to rest? अच्छा, इस पर कितना काम किया जाए ताकि ये रेस्ट पे आ जाए, ओके। तो वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, रेस्ट पे आ जाए, इसका मतलब बच्चों इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाए, 0। पहले से तो मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अब देखो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, यानी कि इसका जो वर्क डन हो जाएगा कितना वर्क किया जाए इस पर, इतना, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, तो डब्ल्यू हो जाएगा इसका हाफ एम माइनस यू स्क्वायर, यानी कि माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बट एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पर यू की जगह आपको वी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यू की वैल्यू वी दे रखी है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वी दे रखी है ना, तो यू की जगह वी पुट करोगे तो माइनस एम वी स्क्वायर। कन्फ्यूजन मत हो जाना, ये तो अपना फॉर्मूले के हिसाब से वी है, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से फाइनल वेलोसिटी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यदि तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही है, हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसे लिख लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो W इक्वल टू हाफ एम, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से वर्क डन कितना आएगा इसको रोकने के लिए, हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी दे रखी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू डन टू स्टॉप ए कार मूविंग विद ए वेलोसिटी इतना। एक कार है जो मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, मूव कर रही है, वी दे रखा है इसका 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, 60 इंटू 5/18 ये करते हैं, ये कितना जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड, ओके। वर्क रिक्वायर्ड, वर्क मतलब हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट टू डन स्टॉप कार, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी करनी है 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है ना 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड हो गया ना। तो यहाँ से यदि वर्क डन निकालते हो हाफ एम कितना इसका 1500, और ये हो जाएगा माइनस 50/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने से जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि रोक नहीं है ना कार, तो रोकने के लिए इससे जो कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी वो 833 कितनी आएगी, बस जूल में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sony says that acceleration in object could be 0 even when several forces are acting on it. Do you agree with that? एक सोनी है कोई,
वो क्या बोल रही है कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है जबकि उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, यदि इधर F1 लग रहा है इधर भी F1 लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इधर F2 लग रहा है इधर भी F2 लग रहा है, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इधर यदि F3 लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में F3 लग रहा है, मतलब सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो F नेट कितना हो जाएगा, जीरो। यदि F नेट जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। बिल्कुल जीरो हो सकता है, कब हो सकता है, तो सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आर कंज्यूम्ड इन 10 आवर बाई 4 डिवाइसेज ऑफ पावर 50 वाट। तो ये पूछ रहे हैं कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, तो पावर क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम पर टाइम ये होती है। एक डिवाइस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एक डिवाइस के लिए दे रखी है, बट बताया कि 4 डिवाइस ऐसी सेम 4 डिवाइस चल रही, तो पावर कितनी होगी 500 वाट को चेंज करेंगे किलो वाट में। तो यहाँ से एनर्जी अपॉन टाइम कितना है 10 आवर, तो ये गया, तो एनर्जी कितनी आ गई 0.5 इंटू 10 यानी कि 5 किलो वाट आवर। अब एक बल्ब के लिए यदि एक के लिए यदि इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो 4 के लिए कितनी होगी, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 20 किलो वाट आवर। ओके नेक्स्ट, ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रहा है और ये ग्राउंड पे आके स्टॉप हो गया। ओके व्हाट हैपेंड टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा। देखो जैसे ये ग्राउंड से टकराएगा तो इसकी सारी एनर्जी, इसके बाद जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी साउंड एनर्जी में, क्योंकि अब आवाज़ आएगी, प्लस साउंड एनर्जी के साथ साथ हीट, यहाँ पे हीट थोड़ी सी टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आता है, इसलिए अपने को पता नहीं चलता कि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई है, बट कोई ग्राउंड से टकराता है तो हीट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है। थर्ड, ये ग्राउंड को डिफॉर्म करने की भी कोशिश करेगा इसका, यदि क्योंकि ये यदि ग्राउंड सॉलिड हुई बहुत ज़्यादा तो वो डिफॉर्म नहीं होगी, बट ये डिफॉर्म करने की कोशिश तो करता है। इसका एक एग्जांपल लेके देखना आप, मैं बताता हूँ क्या, कि आप एक नॉर्मल लूज मिट्टी ले लो, लूज मिट्टी ले लो, थोड़ी सी गीली कर लो, तब इस पर एक बॉल को फेंको तो ये एक इंडेंटेशन बन जाता है, इसका मतलब ये ग्राउंड को डिफॉर्म करने की कोशिश करता है। या फिर एक काम करना है, बहुत भारी पत्थर जब कम से कम 100 kg का, उसको अपने फ्लोर पे फेंक देना ऊपर से, तो पता चलेगा जो मार्बल है वो क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी, और ऐसा करना मार नहीं तो आपकी हो जाएगी पिटाई। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।